वेलकम गाइस, आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कब शुरू हुई, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया, एक्चुअली who was the one who discovered the electricity was not invented by something। इलेक्ट्रिसिटी का कोई आविष्कार नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को खोजा गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इस वर्ल्ड में पहले भी एग्जिस्ट करती थी ऑलरेडी, जैसे आपकी लाइटनिंग है, वो भी एक तरह से फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो अलग बात है कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक तरह से खोजा गया है, इसका आविष्कार नहीं किया गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को किसने खोजा है, कब खोजा है, किस देश ने खोजा है, व्हेन, हाउ, व्हाई, हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, पूरा A to Z, फ्रॉम रूट्स टू फ्रॉम द roots of the tree, from the top portion of the tree, I will be discussing you everything in detail, each and everything electricity। कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए, स्पेशली जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए। उसके अलावा भी अन्य, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सबके काम में आती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज़ पॉसिबल, स्पेशली टुडे वर्ल्ड। तो अन्य लोगों के लिए जो तथ्य और लॉजिकल चीज़ों को जानने के बारे में उत्सुकता रखते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? देखिए, इलेक्ट्रिक सिटी यानी कि सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी आपने आज तक सुना है, न्यूयॉर्क सिटी, जूट सिटी, पिंक सिटी, रेड सिटी, ये सिटी, वो सिटी, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि इलेक्ट्रिक सिटी यानी कि एक ऐसा शहर जिसमें बिजली ही बिजली हो। जी हाँ, एक मजाकी तौर पे हम कहे, हम आपको एक इमेजिनेशन संसार में आपको जाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक सिटी किसी देश में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। आपको पूरा इमेजिन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक कैसे करंट जा रहा है, एक तरह से हम कहे पावर जा रही है, एक तरह से हम कहे सोल जा रही है, आत्मा जा रही है, एनर्जी, पावर ऑफ गॉड एक तरह से हम कहे इसको, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो उस सिटी के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरियस रिसर्चेस करके, वेरियस बुक्स को पढ़ के, इंटरनेट रिसर्चेस करके हमने ये डाटा आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक वर्ड ये कहाँ से आया, इसके ओरिजिन को हम अगर ढूंढना शुरू करें, इसकी जड़ों को हम ढूंढना शुरू करें, तो ये ओरिजिन जो इसका सबसे पहले कहाँ आया, ग्रीक से आया। ग्रीस जो आपका यूनान, आपका यूरोप से मैक्सिमम जो डिस्कवरी आपकी जो है साइंस की फील्ड में यूरोपियन कंट्री से शुरू हुई है। देखिए, ओरिजिन ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, लेटिन में उस इलेक्ट्रिक अभी आपको बता रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक वर्ड, तो लेटिन वर्ड इलेक्ट्रम से, लेटिन वर्ड से इलेक्ट्रम आया, जिसका मतलब एम्बर होता है। एम्बर हम सभी जानते ही है, एम्बर जो आपका जो एक स्टोन की फॉर्म में भी होता है, और जिससे आपकी जो रतन, हीरे, जवाहरात, ये सारी चीज़ें इससे बनती है। और उसके बाद मॉडर्न लेटिन की हम बात करें, इलेक्ट्रस मॉडर्न लेटिन का शब्द है, और धीरे धीरे मिड 17th सेंचुरी तक ये वर्ड किस में कन्वर्टेड हो गया, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई, एम्बर से, AMBER, एम्बर से, और हम कहाँ पहुँच गए, इलेक्ट्रिक में पहुंच गए। अब एम्बर क्या होता है, पिक्टोरियल पिक्चर के माध्यम से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में धीरे धीरे बताता जाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी ये याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक शब्द है ये एम्बर से आया, लैटिन और ग्रीक भाषा से ही आया। अगर हम करंट की बात करें, ये करंट शब्द कहाँ से आया, तो इसका भी ओरिजिन हम देखें तो लेटिन ही है। क्यूरे, लेटिन में क्यूरे का मतलब होता है रन मतलब जो भागता हो, जैसे लाइन में करंट भागता है। तो बहुत ही लेमन और बहुत ही सिंपल ईजिएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्यूरे मतलब रन मतलब जो आपका एक तरह से क्या होता है, फ्लो होता है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। ओल्ड फ्रेंच वर्ड क्यूरे, इसका मतलब भी रन होता है। अगेन ओल्ड फ्रेंच में एक और वर्ड है कोरेंट, उसका मतलब भी क्या होता है, रनिंग। धीरे धीरे ये शब्द क्या बन गया, करंट बन गया। करंट का मतलब रनिंग, फ्लोइंग। मिडल इंग्लिश में इसका मतलब हम एक तरह से कहें रनिंग, फ्लोइंग। क्या रन कर रहा है, करंट जा रहा है, एक वायर है उसमें जा रहा है। आपने देखा है, नहीं देखा, मैंने देखा है, नहीं देखा, देख कोई नहीं सकता इसको, लेकिन एवरीबॉडी कैन फील दैट। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है ना। किसी साइंटिस्ट को बोले कि आपने करंट देखा है,
आगे मैं आपको बताऊंगा हु वाज द एक्चुअली इन्वेंटर ऑफ करंट, सॉरी डिस्कवरर ऑफ करंट, और किसने करंट की खोज की, किसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन आप अपने आप से सोचिए कि करंट को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। एक इमेजिनेशन है, एक तरह से हम कहें पावर है, ये सोल है, ये शक्ति है, एनर्जी है, गॉड है, एक तरह से हम कहें इसको देखा नहीं जा सकता है। तो एनर्जी है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब देखिए करंट कहाँ से आया, फ्लोइंग रनिंग इस फ्रेंच वर्ड से आप समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। देखिए विद्युत, हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? विद्युत, बी प्लस धूत। बी का मतलब क्या था? अवे, डिफरेंट, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और धूत का मतलब क्या होता है? टू शाइन, टू फ्लैश फोर्स, मतलब चमकना। अब विद्युत मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में किसी चीज का चमकना, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। वैसे ही बिजली, बिजली समझ आया। बी का मतलब क्या? इन डिफरेंट डायरेक्शन। बी जली, जली मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ जला, उसको क्या नाम दिया बाद में हिंदुओं ने? बिजली, विद्युत। तो ये थी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इन वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से आया, किस तरह से शब्द शुरू हुए? यूरोपियन कंट्री से शुरू हुए, आपके ग्रीक से, लेटिन, फ्रेंच, इन सब से। तो इससे आपका थोड़ा बेस आपको नॉलेज लग गया, कि नॉलेज मिल गया कि इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इलेक्ट्रिक करंट कब से शुरू हुआ। देखिए एक तरह से ये नाम दिए गए हैं, है ना। वो साइंटिस्टों ने देखा कि बाहर में कोई चीज़ रन कर रही है, तो फ्रेंच, ग्रीक, लेटिन, इन साइंटिस्टों ने अपनी लैंग्वेज नाम दे दिया कोरेंट, 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 कोरेंट। धीरे धीरे वो करंट ही बन गया। उसी तरह से मॉडर्न लेटिन में इलेक्ट्रिकस, 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 वो आगे आगे इलेक्ट्रिक बन गया, है ना। एक तरह से नाम दिए गए हैं ये। अगर आप हम लेट बैक हिस्ट्री में जाए, उसमें इमेजिनेशन करें, तो कोई और साइंटिस्ट होता तो वो कुछ और नाम भी दे सकता था, लेकिन ये नाम दिए गए, ऑलरेडी नाम दिए गए। अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से क्या है, ये पावर है, सोल है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के पहले स्टार्टिंग में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, किसी ने इसका आविष्कार नहीं किया है, इसको खोजा गया है। तो खोजा गया है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पुरानी थी। जैसे आसमानी बिजली हो तो आपकी त्रेता युग, द्वापर युग में भी होती थी। अब बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज यूरोपियों ने की, ग्रीक ने की, इजिप्शियन ने की, किसने की? लेटिन ने की। तो इसका जो आंसर मैं अपने हिसाब से दूं तो एक हिसाब से हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी खोज सबसे पहले हिंदुओं ने की। आप हिंदू धर्म के वेद ग्रंथ पढ़ के देख लीजिए। आपका त्रेता युग में रामायण हुई, द्वापर युग में महाभारत हुआ। उसमें जो हमारे योद्धा ब्रह्मास्त्र और विद्यास्त्र चलाते थे, जिस जगह पे वो अस्त्र लगता था वहां से एकदम चिंगारी निकलती थी, शाइन, शाइनिंग, लाइट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? टू शाइन। अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए टू शाइन। ये देखिए विद्युत, धूत का मतलब क्या? टू शाइन, टू फ्लैश फोर्थ। जहां भी ब्रह्मास्त्र लगता था वहां आग ही आग जल जाती थी, एकदम लाइटनिंग होती थी। हवा में भी जब ब्रह्मास्त्र जाता था तो उसके आगे बिल्कुल एकदम शाइन, लाइटनिंग होती थी। वो क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब हिंदू धर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी 5,000 क्या 5,000 10,000 बिफोर साल पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट। उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जो इस संसार, जब से ये संसार बना तब से इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से। लेकिन इसको खोजा गया मैन काइंड ने धीरे धीरे कलयुग में, इसको यूरोपियन कंट्री ने सबसे पहले खोजा। लेकिन अगर हम बात करें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तौर पे, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके हिंदू ऑलरेडी जो वेद ग्रंथ है, आपके उपनिषद है, आपके महापुराण, उनमें ऑलरेडी बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें से। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो मैन काइंड ने इसको खोजा, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा अभी मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी, अभी इसकी डिस्कवरी में आपको बताऊंगा कि कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा पता लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द लेटिन इलेक्ट्रम विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। एम्बर क्या होता है अभी मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओरिजिन ऑफ द ग्रीक वर्ड इज अननोन, व्हाट मे हैव कम फ्रॉम फोनेंशियल वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग शाइनिंग लाइट, and phoenicial is the similar to Hebrew, and in Hebrew it means God. देखिए द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी में लिटरली भी पावर ऑफ गॉड। एक तरह से ये भगवान की शक्ति है, इट इज़ ए गॉड, इट इज़ अ पावर। अगर हम इसको पावर, गॉड, भगवान ही कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर हम इसको इमेजिनेशन में समझे तो ये क्या चीज़ है? पावर ऑफ गॉड है। देखिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस लेक्चर को बनाया हुआ है। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही रोचक तथ्य मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हुए हैं।
देखिए इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स की बात करें, मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले शुरुआत जो अभी हम देखिए, हम कोई त्रेता युग में नहीं जाएंगे, हम द्वापर युग में नहीं जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रेता या द्वापर युग में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी खोजी गई थी। जब से संसार शुरू हुआ तब से इलेक्ट्रिसिटी, आसमानी बिजली तब से। लेकिन अभी जो मैनकाइंड ने, कलयुग में मैनकाइंड ने जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया, वो जिसको खोजा, इन्वेंशन नहीं की, डिस्कवर किया, दैट वाज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहली जो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी थी? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या था? स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में हो, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जब आपका चार्ज जो क्या करेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बड़ी आगे की बातें है, 19th 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मतलब जो फ्लो करे, रन करे एक तरह से, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक का क्या मतलब क्या होता है? इन मोशन, उस तरह की एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी। और जनरेशन की हम बात करें, अगेन मैं जैसे आपको बताया कि इन 18th 19th 20th सेंचुरी में फिर जनरेशन के तरह तरह के टाइप्स हो गए, जैसे सोलर जनरेशन, हाइड्रो जनरेशन, थर्मल जनरेशन। तो बात की बात है, लेकिन अभी हमारे को इमेजिनेशन में बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा। अब डिस्कवरी की बात करते हैं। इसकी एक्चुअली किसने खोजा, इसको कैसे इसकी खोज हुई, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीधे ग्रीस में, यूनान में। थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस के एक थेल्स एक दार्शनिक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे, एक वैज्ञानिक थे। 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 600 ईसा पूर्व की बात है। ये अपनी, देखिए जनश्रुतियों के अनुसार या आपकी जो कहा सुनी लोगों और जो पढ़ी कहानियों के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ ये स्टोरी। थेल्स अपनी वाइफ के गहने जो है जौहरी के पास ले गए। अब जौहरी के पास उनको चमकाने के लिए गहनों को ले गए अपनी वाइफ के। थेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया दार्शनिक थे। और जब जौहरी ने उनको चमकाना शुरू किया तो उन्होंने एक एम्बर, देखिए ये एम्बर है, जैसे कि मैंने आपको पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि एम्बर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वहीं से वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस तरह का एम्बर का स्टोन होता है। तो ये गहने बनाने के काम भी आता है। और जो आपका जैसे आपका कोई एम्बर ट्री है, जो जीवाश्म है, जीवाश्म वृक्ष, उसके जो रेजिन से ये एक तरह से मटेरियल उस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है। इस तरह का मटेरियल काफ़ी हार्ड रहता है। तो फिर जब वो गहने को वहाँ पॉलिश करने गए, जौहरी ने उनके गहने पॉलिश किए, एम्बर का एक गहना पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद जब थेल्स ने उसको नीचे रखा, जब नीचे रखा तो वो हैरान हो गए कि इस एम्बर के इस गहने में जो घास के छोटे छोटे तिनके सारे चिपक गए। वो परेशान हो गया। वो दार्शनिक था, वैज्ञानिक था, कुछ नई चीज़ जानने के बारे में उसमें काफ़ी उत्सुकता थी। जब उसने देखा कि इसमें काफ़ी जो घास के कण क्या हो रहे, चिपक रहे हैं, तो वो वापस आया और उसने पूरे ग्रीस में सभी लोगों को, सभी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया और पूरे ग्रीस में इस चीज़ को बताया कि ऐसे ऐसे एम्बर के पीस से क्या हो रहा है, इस तरह से अट्रैक्शन हो रही है, एक तरह से अट्रैक्शन हो रही है। फिर वहीं उनके दोस्त एक थे, उन्होंने उनको किसी ने चाइना से जो है लोड स्टोन दिया था। तो उन्होंने थेल्स को लोड स्टोन से रूबरू कराया। एक ऐसा स्टोन ग्रीस या इजिप्ट से पहले चाइना को इस स्टोन के बारे में पता लग गया था। ये क्या करता था? एक ऐसा स्टोन जो आपको चुंबक को क्या करता था, आपकी आपका आयरन को अट्रैक्ट करता था। ये एक ऐसा मैग्नेट एक तरह से हम इसको कहें तो मैग्नेटिज्म की शुरुआत वहीं से हुई, लोड स्टोन से हुई। पहले क्या होता था, एक पत्थर होता था जिसको रखा जाए लोहे के पास, वो लोहे को अट्रैक्ट करता था। उन्होंने क्या किया, थेल्स को इस चीज़ से रूबरू करवाया। तो थेल्स पूरे आपके ग्रीस में मशहूर हो गए। लोड स्टोन और एम्बर काफ़ी लोगों को इस चीज़ से उन्होंने अवगत करवाया कि देखिए एम्बर ये ऐसे ऐसे करता है, लोड स्टोन ये ऐसे करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर, जैसे कि मैंने आपको बताया इन ग्रीक वर्ड। थेल्स ऑफ मिलेटस 1600 BC डिस्कवर्ड प्रॉपर्टीज बाय ग्रीक। ही रब्ड एम्बर मिनरल विद कैट फर। देखिए अगर आपका जो बिल्ली के पंखों से भी अगर आप ऐसे उसको बिल्ली के फर से आप रब करोगे एम्बर को, उससे भी क्या होगा, उसके फीदर अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए एम्बर स्टोन होता है। तो वहीं से शुरुआत हुई आपकी
इलेक्ट्रोस्टैटिक की, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, कि किस तरह से किसी भी चीज़ को रब किया जाए, आपका क्या कहते हैं, एक दूसरे से रब किया जाए तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एट ए पॉइंट नॉट मूविंग, हम सभी जानते हैं। एंशियंट ग्रीस फिलोसफर्स नोटेड दैट एम्बर रब्ड विद फर अट्रैक्टेड स्मॉल बीट्स ऑफ ए पेपर एंड डस्ट। ये देखिए एम्बर स्टोन ऐसे रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर, मतलब जितने भी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो समझ ले कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन इस शब्द की शुरुआत एम्बर से ही हुई है। ग्रीक में एम्बर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो धीरे धीरे समय के अनुसार उसके बाद क्या हुआ, आपके जो आपकी इसकी जो बुक थी, एक मिलेटस के थैल्स की एक बुक जो है इन्होंने पढ़ी विलियम गिलबर्ट ने, और उसमें उन्होंने धीरे धीरे जब थैल्स के इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि इस तरह से एम्बर आपके पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, लोडस्टोन लोहे को अट्रैक्ट करता है, तो धीरे धीरे आपके जो समय के अनुसार पीढ़ी दर ये आगे ये पद्धति चलती गई। लेकिन जैसे विलियम गिलबर्ट के जो हाथों ये आपके ये तथ्य और ये बुक्स पढ़ने का उनको सौभाग्य मिला, तो विलियम गिलबर्ट एक बेसिकली एक जो डॉक्टर थे, और जब इन्होंने इसके बारे में पढ़ा, आपका जो देखिए अरस्तु 300 साल के बाद, जो अरस्तु के एक शिष्य थे थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी पत्थरों के बारे में, जिसमें उन्होंने एम्बर, लोडस्टोन, थैल्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा था। किसने, थियोफ्रेस्टस ने पत्थरों के बारे में पुस्तक, ये सारी विलियम गिलबर्ट ने स्टडी की, मतलब सारा एम्बर स्टोन्स के बारे में, लोडस्टोन के बारे में स्टडी किया। तो फिर इन्होंने क्या किया, विलियम गिलबर्ट ने, इन्होंने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म कॉइंड किया विलियम गिलबर्ट ने, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द सबसे पहले इस दुनिया में किसी ने दिया, वो विलियम गिलबर्ट ने दिया। और इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी की आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, और विलियम गिलबर्ट को जब इन सब तथ्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही स्वयं सारे एक्सपेरिमेंट करूं। जब वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, उन्होंने देखा कि एम्बर की भांति आपकी क्रिस्टल है, रतन है, मोम है, गोंद है, कांच है, गंधक है, ये सब चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल को, चाहे वो सोने के पार्टिकल हो, चाहे घास हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सिर्फ आपका एम्बर ही नहीं, गोंद, कांच, बंदूक, मोम, रतन, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उन्होंने इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद, घिसने के बाद, अन्य वस्तु को आकर्षित करने वाले पदार्थ को उन्होंने इलेक्ट्रिक पदार्थ कहा। किसी भी चीज़ को रब करने के बाद कोई चीज़ पार्टिकल को अगर अट्रैक्ट करता तो उन्होंने दो कैटेगरी में इसको रखा, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक। यानी कि घिसने के बाद अन्य वस्तु को आकर्षित न करने वाले पदार्थ को उन्होंने नॉन इलेक्ट्रिक कहा, और घिसने के बाद अन्य वस्तु को आकर्षित करने वाले पदार्थ को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक कहा। और उन्होंने साथ में एक चीज़ की खोज की जिसको बर्सोरियम कहते हैं। उन्होंने देखिए एक ऐसी नीडल बनाई, और जैसे ये एम्बर है, एम्बर का पीस ऐसे उन्होंने रखा, जब अगर ये नीडल इसकी तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट करे तो इसका मतलब वो पदार्थ इलेक्ट्रिक है। अगर ये नीडल जब ये किसी भी आपके टुकड़े को पकड़ के अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट ना करे तो उन्होंने उसको नॉन इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में रखा। तो ये विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, खुद स्वयं एक्सपेरिमेंट किए। देखिए साइंटिस्ट पहले क्या करते थे, प्रीवियस जो इनसे पहले जो साइंटिस्ट रहे उनकी पुस्तक पढ़ते थे, पूरा उनके बारे में विश्लेषण करते थे, फिर खुद एक्सपेरिमेंट करते थे। वैसे इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया कि सिर्फ एम्बर में ही नहीं, एम्बर के अलावा रतन, मोम, गोंद, कांच, गंधक, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कब, जब रब करने के बाद, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के बाद, रगड़ने के बाद। बचपन में आपने देखा होगा, आपने अपने जो स्केल होता है, स्केल को आपने अपने बालों में रगड़ा होगा, उसमें थोड़ा ऑयल फंसता था, फिर आप ऐसे ज़मीन पे रखते थे, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे फंसते थे। बस ये वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। फिर विलियम गिलबर्ट ने एक बुक लिखी, द मैग्नाइट, जिस बुक में उन्होंने अपने सारे इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा।
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट बायल आयरलैंड में, 17वीं सेंचुरी की बात है। रॉबर्ट वायर आयरलैंड के ये आयरलैंड में रहने वाले एक दार्शनिक थे। फिर जब इनके हाथों द मैग्नाइट और पत्थरों के बारे में इस तरह के तथ्य या बुक्स इनको पढ़ने का जो एक सौभाग्य मिला, तो फिर इन्होंने देखा कि जब किसी सब्सटेंस को या किसी इस तरह के चीज़ को, गंधक है, गोंद है, कांच है, कुछ भी है, जब इनको रगड़ा जाए तो जितना ज़्यादा इनको रगड़ा जाए इसमें अट्रैक्शन पैदा होती है, इसमें पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। जब इन्होंने अपने किचन में देखा कि एक बोतल मैंने काफ़ी टाइम से रखी हुई है तेल की, और उसमें चारों तरफ धूल चिपकी हुई है, जबकि एक अन्य बोतल है उसमें तेल नहीं है लेकिन उसमें धूल नहीं चिपकी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑयल का भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है। इन्होंने पूरे के पूरे जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे हम कोई किसी, चाहे गंधक है, गोंद है, कांच है, रतन है, मोम है, एम्बर है, अगर हम इसको ऐसे रब करते हैं तो उसमें उसकी लेयर में ऑयल प्रोड्यूस होता है, और उस ऑयल की वजह से क्या होता है, अदर पार्टिकल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इन्होंने एक अपना ही कॉन्सेप्ट दे डाला। लोग उस टाइम थोड़े हैरान परेशान हो गए कि क्या कह रहे हैं, ऑयल कैसे हो सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ आगे आगे बढ़ती गई। उसके बाद ओटो वोन गोरिक ने आपका 17वीं सेंचुरी में, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ओटो वोन गोरिक ने क्या किया, गोरिक ने इस चीज़ को, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपका जो ये एम्बर है, रतन है, मोम है, ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक गंधक का गोला बनाया, और उस गोले को बीच में उस गोले से डंडी डाल के उसको एक घिरनी में डाल दिया, ताकि उसको इस तरह से घुमाया जा सके। और जैसे जब ये घुमाने लगे, और इन्होंने देखा जब इसको मैं हाई स्पीड में घुमाने लग गया तो इसमें अट्रैक्शन पैदा होने लगी, इसमें एक चमकदार चीज़ चमकने लगी, अट्रैक्शन पैदा होने लगी। फिर मैं हाथ से इसको अगर घुमाने लगा तो फिर रिपल्जन होने लगी, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्जन। विलियम गिलवर्ट ने कहा था इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ओटो वोन गोरिक ने उनके सिद्धांत को गलत ठहराते हुए कहा कि अगर हम किसी गोले को बार बार घुमाएंगे, उसमें सिर्फ आकर्षण ही नहीं, उसमें विकर्षण भी पैदा होता है, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, उसमें रिपल्जन भी पैदा होती है। तो इस साइंटिस्ट ने बताया कि किस तरह से मैं गंधक के गोले को घुमा के अट्रैक्शन और विकर्षण दोनों पैदा कर सकता हूँ। धीरे धीरे समय के बाद आइजैक न्यूटन के लैब में एक असिस्टेंट होते थे हॉक्सबी, 18वीं शताब्दी की बात है। उन्होंने आइजैक न्यूटन को इन सब एक्सपेरिमेंट से जब अवगत करवाया और कहा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, गंधक के गोले को मैं एक कांच के गोले से बदलना चाहता हूँ, तो आइजैक न्यूटन ने इनको अनुमति दे दी। जब उन्होंने कांच का गोला लगाया, जब इन्होंने घुमाना शुरू किया, तो इन्होंने देखा बहुत ही तेज़ी से घुमाने पर गोला चमकने लग गया, उससे लाइट निकलने लग गई। और जब इन्होंने आइजैक न्यूटन को इस चीज़ से अवगत करवाया, पूरे अपने जो है उस क्षेत्र में लोगों को बताया, तो उन्होंने इस मशीन का नाम द इन्फ्लुएंस मशीन रखा। ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी उस टाइम, द इन्फ्लुएंस मशीन, कि एक बीच में कांच का गोला लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, इसमें जब फ्रिक्शन हम पैदा करेंगे, जब इसमें घर्षण करेंगे तो इससे लाइट निकलेगी। इसको उन्होंने द इन्फ्लुएंस मशीन के नाम पे इसको जाना जाने लगा उस समय। धीरे धीरे क्या हुआ, समय के बाद स्टीफन ग्रे, इंग्लैंड के एक जो एक पेंटर थे। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूं, जितने भी उस समय के साइंटिस्ट थे ये कोई पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई फिलोसफर थे, कोई डॉक्टर थे। बहुत इनमें एक चीज़ थी, किसी चीज़ को काफ़ी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी इनमें काफ़ी ज़्यादा थी, किसी चीज़ को जानने की, डेप्थ में जानने की। और एक कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो चीज़ थी। उसमें कोई हार्वर्ड नहीं था, स्टैनफोर्ड नहीं था, MIT नहीं थी, IIT नहीं थी, लेकिन एक सिंपल साधारण इंसान, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके स्टीफन ग्रे एक पेंटर थे, माइकल फैराडे एक बुक बाइंडर थे, एडिसन सेल्समैन थे। इस तरह से इनमें एक जो उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी चीज़ों को जानने के बारे में, और वहीं से आविष्कार हुआ साइंस का। तो स्टीफन ग्रे ने क्या किया, एक शीशे की नली ली, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे आगे ले जाते हुए शीशे की नली में आगे कॉर्क लगाया और शीशे की नली को ज़ोर से रगड़ा, और फिर उन्होंने सोने के छोटे छोटे पार्टिकल के पास इस कॉर्क और शीशे की नली को रखा। उन्होंने देखा कि कॉर्क में तो सोने के छोटे छोटे तिनके जो है
सोने के जो छोटे छोटे महीन कण इसमें फंस रहे हैं। तो फिर उन्होंने स्टीफन ने क्या दिमाग लगाया कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या आपकी नली से कॉर्क की ओर फ्लो कर रही है कि क्या हो रहा है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए, बीच में धागा लगा दिया, है ना, कॉर्क में आगे धागा लगा दिया और नीचे हाथी दांतों की गेंद लगा दी। फिर उन्होंने अट्रैक्ट करके देखा कि क्या पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। फिर उसमें पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने धागे को गीला करके देखा, फिर उन्होंने देखा कि पार्टिकल तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स गिल्ले में फिर करंट फ्लो कर रहा है। फिर उन्होंने इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट किए कि लकड़ी में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है, गिल्ली चीज़ों में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है। या फिर इस कॉर्क के साथ हम कॉर्क को हम बिल्डिंग टॉप बिल्डिंग की किसी भी बिल्डिंग की टॉप स्टोरी से हम अगर हम इस कॉर्क में अगर हम ऐसे धागा बांध दे, अगर आगे हाथी दांत लगा दे, कुछ भी लगा दे, हाथी दांत की गेंद लगा दे और नीचे यहाँ पे सोने के पार्टिकल रखे, क्या वो अट्रैक्ट होंगे? उन्होंने देखा कि वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जब उन्होंने इस धागे को गीला किया तो उन्होंने देखा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आपकी गिल्ले में फ्लो करती है, पानी में, बैट में फ्लो करती है। तो स्टीफन ग्रे के उस एक्सपेरिमेंट से उस समय बिल्कुल साफ हो गया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। अब आपको पता लग गया होगा कि इसकी शुरुआत, सुचालक और कुचालक, इसकी शुरुआत भी उस समय हुई थी आपकी 17वीं सेंचुरी में स्टीफन ग्रे के इस एक्सपेरिमेंट से कि कौन सी जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, जो चीज़ फ्लो करती है, उसको जिस चीज़ में करंट फ्लो करता है उस हिस्से को उसने कंडक्टर कहा। जिस हिस्से में आपका करंट नहीं फ्लो करता उसको कुचालक कहा। यानी कि सुचालक और कुचालक शुरुआत कब हुई? 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड से। आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो कर रही है, इसका उन्होंने पूरा अंदाज़ा लगा। इवन उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि एक इंसान को बांधा, ऐसे नीचे लेटा करके ऐसे बांधा, ऐसे जैसे हवाई जहाज़ की तरह इंसान को लेटाया और उसके पैरों को रगड़ा। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी तो इस तरह से भी फ्लो कर रही है, उसके सिर से बाहर निकल रही है ना। अगर इंसान और किसी और चीज़ के बीच में कोई लकड़ी रख दे तो दूसरे छोर पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो उन्होंने उस तरह के सब्सटेंसेस को कुचालक की कैटेगरी में रखा। यानी कि सुचालक और कुचालक आपके जहन में क्लियर हो गया। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ, आज इस नाम से आप भलीभांति जो परिचित होंगे, क्योंकि अमेरिका के डॉलर में भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो है पोस्टर लगा हुआ है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने हज़ारों के हिसाब से इन्वेंशन की, लेकिन अपने नाम एक भी पेटेंट नहीं करवाया। इनको क्रेडिटेड जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर आप गूगल में अभी सर्च करोगे कि हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हु इज़ क्रेडिटेड, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप ऐसे सर्च करोगे गूगल में हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे एक ही नाम आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये क्यों फेमस है, कैसे इन्होंने डिस्कवरी किया? 1752 एनो डोमिनी की बात है। बाहर काफ़ी आसमानी बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। इससे पहले इन्होंने ये सब स्टडी कर लिया था, जो इससे पहले मैं आपको बताया कि किस तरह से जो है एम्बर अट्रैक्ट करता है, आपका लोड स्टोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी कर ली थी। ये सब एक्सपेरिमेंट, ये सब जानने के बाद उनके जहन में एक चीज़ आई कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करूँगा। वो आसमानी कड़कती बिजली में बाहर आए और अपने साथी के साथ घोड़े में बैठते हुए सवार होकर पतंग उड़ानी शुरू कर दी। और पतंग में उन्होंने क्या किया, आगे यहाँ पे एक की बांधी और पतंग उड़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी और ये धागा पूरा गीला हो गया था। तो जैसे ही आसमानी बिजली कड़की और इसमें जोर से करंट आया और उनको शॉक लग गया और वो गिर पड़े। फिर उन्हें लगा कि जो ये आसमानी बिजली एक्चुअल में है, यही एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी है। ये फ़र्क बस इतना कि वो लार्ज अमाउंट में है, हमने छोटे अमाउंट में जो है ह्यूमन यूज़ के लिए इसी की क्या करनी है, डिस्कवरी करनी है। एक तरह से ये पावर है, शक्ति है, सोल है, एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर धीरे धीरे इसी फील्ड में आते हैं हमारे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे। डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन था? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे। बहुत ही गरीब परिवार से माइकल फैराडे एक बुक बाइंडर का काम करते थे। जहाँ पे ये बुक बाइंडिंग करते थे वहीं पे इनके हाथों बुक लगी, ये आपकी थेल्स की बुक लगी, द मैग्नाइट बुक लगी। उसके बाद
ये अपना जो है जो मैंने आपको बताया कि थियोफ्रेस्टस की जो बुक पत्थरों के बारे में, ये सब बुक बाइंडिंग करते करते इनके हाथों में जब वहाँ लगी, पढ़ने का इनको बहुत शौक था, क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ज़्यादा थी। इन सब एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में तबाही मचा दी। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। वंस फैराडे डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कुड बी मेड बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड ए वायर कॉइल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कुड बी मेड बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड ए वायर कॉइल। अगर कॉपर के कॉइल में अगर अंदर हम मैग्नेट जो मूव करे आगे पीछे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। और वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का। हम सभी जानते हैं जो आज हम जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घरों में आज जनरेटर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आज किसकी वजह से, मोटर की वजह से। अब देखिए जनरेटर मोटर का ये तो प्रिंसिपल है, या एक मैग्नेट होता है, एक कॉपर का कॉइल होता है, या तो मैग्नेट को घुमाओ, या तो कॉपर को रेस्ट में रखो, या तो उल्टा करो, या तो मैग्नेट को रेस्ट में रखो, कॉपर को घुमाओ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की, माइकल फैराडे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। He was able to build the first electric motor. He later built the first generator and transformer. He introduced several words that we still use today to discuss electricity. आयन, देखिए आयन, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, ये सब शब्द किसने दिए, माइकल फैराडे ने दिए। आइए आगे चलते हैं। देखिए माइकल फैराडे का ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। माइकल फैराडे ने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कुछ नहीं किया, कॉपर कॉइल के अंदर मैग्नेट को घुमाया और इन्होंने देखा कि कॉपर कॉइल में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो एक तरह से जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ, फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जैसे हमने पढ़ा हुआ है वो इक्वल टू d5/dt, कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होगा। तो फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। धीरे धीरे उसके बाद हम एक ऐसी दुनिया में आपको ले जा रहे हैं, आपके अलेक्जेंडर, उसके बाद हमारे पास आते हैं अलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या किया, अलेजेंड्रो वोल्टा ने 1800 एनो डोमिनी के आसपास इन्होंने जिंक और कॉपर की लेयर से एक बैटरी बना डाली। जी हाँ, जिंक और कॉपर की लेयर से इन्होंने बैटरी बना डाली। और मैं आपको बता दूं कि अलेजेंड्रा वोल्टा के नाम पे ही बोल्ट, आज जो हम शब्द देखते हैं बोल्ट एज, वो यहीं से शुरू होती है 1800 एनो डोमिनी से। बोल्ट एज यानी कि जैसे हमने हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है आयरन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, उसी तरह से बोल्ट एज, अलेक्जेंडर बोल्ट उस टाइम बोल्ट एज। इन्होंने क्या कहा, जो वोल्टेज का फ्लो कब होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी भी सर्किट में, जो पोटेंशियल हो हायर टू लोअर, यानी कि एक ज़्यादा पानी एक टैंक में होगा, एक टैंक में छोटा सा टैंक है उसमें कम पानी होगा, तो पानी हमेशा बड़े टैंक से छोटे टैंक को फ्लो करेगा, उसका नाम इन्होंने दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल वोल्टेज। तो 1800 एनो डोमिनी में इसकी शुरुआत हुई। इन्होंने बैटरी बना के, इन्होंने वोल्टेक पायलिन बैटरी बना के इन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में आते हैं हमारे थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन 1847। देखिए थॉमस अल्वा एडिसन, आपने कई बायोग्राफी भी सुनी होगी। इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है मेहनत की बल्ब को बनाने में कि एक कई मोटिवेशन वीडियो में आपने पढ़ा हो कि 9,999 बार ये फेल हुए और 10,000 जब टाइम ये करने लगे उस टाइम ये पास हुए। फाउंडर ऑफ डीसी करंट। जी हाँ, करंट शब्द कहाँ से आया, मैंने आपको बताया लैटिन शब्द से, डीसी डायरेक्ट करंट। अगर किसी ने कोई रेवोल्यूशन लेके आया डायरेक्ट करंट की, वो थॉमस अल्वा एडिसन जी लेके आए। डीसी करंट क्या होता है पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट यानी कि बिल्कुल सीधा, ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है। टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल मतलब सीधा, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं है। देखिए वेव चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, अल्टरनेटिव है, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधा मैग्नीट्यूड जा रहा है, उसको डायरेक्ट कहते, यानी कि वन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी बताइए, वन डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन, और जो करंट, जो कन्वेंशनल करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में क्या करता है, मूव करता है। इस सर्किट में कन्वेंशनल करंट ऐसे जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे और कन्वेंशनल करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा।
तो डीसी करंट की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले की किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन। ये उसमें काफ़ी स्टडी कर रहे थे और डीसी करंट और डीसी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। अगेन हुई कि प्रीवियस जितने भी सारे आपके जो आपके इन्वेंशंस है, जो डिस्कवरीज है, उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया और फिर ये डीसी करंट पे काम कर रहे थे। डीसी करंट में काम करने के बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ हमारे पास कि नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए डीसी करंट है, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद डीसी करंट देखिए थॉमस अल्वा जो एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन ने एक कंपनी खोली थी एडिसन पावर प्लांट न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। उसमें उन्होंने डीसी करंट की जो क्या की थी, डिस्कवरी की थी, है ना। अब देखिए डीसी करंट में काफ़ी खामियां थी। उसमें जो आपकी जो डीसी करंट है 2 माइल्स से ज़्यादा अमेरिका में, देखिए एक घर यहाँ पे है, 2 माइल्स तक एक घर है, उसके बाद डीसी करंट को ले जाया नहीं जा सकता था। और अमेरिका में उस टाइम एक और चीज़ हुई थी, जो डीसी करंट से कई घरों में आग लगने लग गई थी, कई शॉर्ट सर्किट होने लग गए थे। तो मतलब अफरा तफरी मच गई थी इस डीसी करंट के इन्वेंशन के कारण। उसी बीच में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे ब्रिलियंट शख्स की, निकोला टेस्ला। जी हाँ, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जो एडिसन के पास गए और एडिसन की कंपनी में उन्होंने जॉब की। और एडिसन की कंपनी में जब उन्होंने जॉब की, एडिसन ने इनको एक ऑफ़र रखा कि मैं आपको $50,000 की डील निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच में हुई। एडिसन ने कहा कि मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, बस तुमने क्या करना है, जो डीसी करंट से में जो खामियां हैं, डिसएडवांटेजेस है, इनको दूर करना है। यानी कि तुम्हें एक ऐसे इन्वेंशन करनी है जिससे ये नुकसान ना हो। जैसे यूएसए में उस टाइम बिल्डिंगें जलने लग गई, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ले नहीं जा सकते थे क्योंकि 2 माइल्स तक ये इसको लिया जा सकता था। फिर क्या हुआ, निकोला टेस्ला ने वो डील मान ली और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर दिया। निकोला टेस्ला ने धीरे धीरे क्या हुआ, निकोला टेस्ला ने, देखिए निकोला टेस्ला ने धीरे धीरे एसी करंट बना डाला। जी हाँ, डीसी को उन्होंने रिप्लेस किया एसी करंट से। अब करंट, एसी करंट की वेवफॉर्म ये सभी हम सभी जानते हैं, अल्टरनेटिंग है, मतलब टाइम के साथ चेंज करे, प्लस माइनस, उसको एसी वेव, और उसको हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। अब निकोला टेस्ला, जैसे ही निकोला टेस्ला ने जो है अपनी इन्वेंशन आपके थॉमस अल्वा एडिसन को बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे जो आपका इजी करंट डिस्कवर किया है जो कि डीसी से बहुत ही बेटर है, और $50,000 उन्होंने एडिसन को मांगने को कहा। लेकिन एडिसन ने $50,000 देने के लिए निकोला टेस्ला को क्या किया, मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में दरार बढ़ गई और निकोला टेस्ला ने कंपनी छोड़ दी और वो जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उनके साथ जुड़ गए। और फिर क्या हुआ, एसी और डीसी के बीच में यूएसए में एक रेवोल्यूशन आ गई, क्रांति आ गई। एडिसन डीसी के सपोर्टर और निकोला टेस्ला एसी के सपोर्टर। फिर थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने पूरे अमेरिका में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि एक निकोला टेस्ला नाम का एक इंसान पैदा हुआ है, उसने एक ऐसा करंट पैदा किया है कि जो इंसानों को मार दे। जो उसमें कई हाथियों में भी उसको ट्राई किया गया कि हाथी को इसी करंट से टच किया गया और हाथी मर गए, है ना। जितने भी टेस्ला की जो इन्वेंशन थी उसके जो है खिलाफ थॉमस अल्वा एडिसन ने भ्रांतियाँ फैलानी शुरू कर दी कि ये ऐसा इंसान है, इसने एक ऐसा करंट बनाया है जो मार गिरा के रखता है। लेकिन जॉर्ज वेस्टिंग हाउस में जब निकोला टेस्ला थे तो उन्होंने अपनी इन्वेंशन जारी रखी और पूरे अमेरिका में उन्होंने एसी का कॉन्सेप्ट दिया। धीरे धीरे उन्होंने इतनी ज़्यादा डिस्कवरी की, जैसे आपका टेस्ला कॉइल, अल्टरनेटिव करंट, रेडियो कंट्रोल बोट, एक बोट बना डाली उन्होंने, और जो रिमोट से चलती थी। यानी कि उस टाइम ही उन्होंने रिमोट की डिस्कवरी कर ली थी। इतना शार्प माइंड, इनको कई लोग सन की भी कहते थे, पागल कहते थे। नाइग्रा फॉल्स से उन्होंने हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट लिया। ट्रांसफार्मर हाउस, रेडियो, टेस्ला टर्बाइन, मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर, शैडोग्राफ, नियॉन लैंप, इंडक्शन मोटर। इसके अलावा उन्होंने एक और डिस्कवरी की थी, जैसे डेथ बीम।
अर्थक्वेक मशीन, एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे पूरे अमेरिका में अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक मशीन, थॉट कैमरा, इन्होंने एक ऐसा कैमरा बनाया था जो जिस कैमरे के आगे खड़े होने से इंसान के अंदर सब कुछ पता लग जाए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिट। और यूएसए में उस टाइम उन्होंने क्या किया, जब ये उस टाइम वहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति से मिले और उनसे इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प मांगी कि मैं एक ऐसी ट्रांसमिशन करूँगा, वायरलेस ट्रांसमिशन। अमेरिका में क्या करूँगा, वायरलेस ट्रांसमिशन करूँगा, वायरलेस ट्रांसमिशन करूँगा, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वायरलेस। लेकिन कुछ फाइनेंशियल जो है डील पूरी ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट इनके अधूरे रह गए। और आर्टिफिशियल टाइडल वेव्स, इलेक्ट्रिक पावर, एक डेथ बीम, इन्होंने एक ऐसी मशीन, एक ऐसा वेपन इन्होंने तैयार किया था, डेथ बीम 1834 में, जो 250 माइल दूर तक यानी कि 10,000 जहाज़ों को तबाह कर सकता था। डेथ बीम, एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इसके लिए पैसा जो काफ़ी अरबों करोड़ों में चाहिए होता था, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये उनको पेटेंट भी नहीं कर पाए और साथ में उनको ज़मीन पे उतार नहीं पाए एक तरह से। धीरे धीरे समय के साथ ये इस संसार को छोड़ के चले गए। अगर ऐसा माना जाता है कि साइंस की दुनिया में कि अगर निकोला टेस्ला आज जिंदा होते तो मतलब ये दुनिया इन्होंने बदल दी होती। क्यों? क्योंकि आप समझिए 1926 में ही इन्होंने ये बता दिया था मोबाइल फ़ोन में कि एक ज़माना आएगा कि वीडियो कॉल होगी, हम एक दूसरे को देख सकेंगे। और टीवी, टेलीविज़न, इनकी पहले ही इन्होंने अपने माइंड से ही एक तरह से इन्होंने फ्यूचर को ऑलरेडी बता दिया था कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, इंसान ये करेगा। तो वो वाकई आज 2021 की हम बात करें, वो वैसा ही हो रहा है। मतलब बहुत ही शार्प और ब्रिलियंट माइंड। पूरी उम्र में इन्होंने शादी नहीं की, ये मतलब 40-40 घंटे लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते थे निकोला टेस्ला। इन्होंने ही शुरुआत की अल्टरनेटिंग करंट की, जो आजकल हमारे घरों में आती है, जो जनरेट होती है। जनरेटर, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया सबसे पहले? जैसे कि मैंने आपको बताया, माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। आपका फिर निकोला टेस्ला ने इसी पे वर्क करके लार्ज स्केल में इसको जो है आपका 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इसमें जो क्या किया, पूरा ट्रांसमिशन एसी का हुआ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने से इंडिया में भी इसी अल्टरनेटिव करंट को किस तरह से जनरेटर से ये अल्टरनेटिव करंट जो क्या होती है जनरेट होती है। जैसे कि हम हाइड्रो पावर की हम बात करें, जैसे हम सभी जानते ही है, जनरेटर होता है, पानी से रोटर घूमता है। अब अंदर रोटर जब तेज़ी से घूमता है तो बाहर स्टेटर होता है। रोटर के घूमने से फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जब आपका स्टेटर के कंडक्टर को कट करता है तो वो ईएमएफ जनरेट होता है। स्टेटर के कंडक्टर सारे शॉर्ट सर्किट होते हैं तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है, तो आपको आउटपुट में करंट मिलता है। तो यही तो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। यही जो फैराडे का एक तरह से कॉन्सेप्ट इन्होंने ज़मीन पे उतारा, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, एसी करंट से अवगत करवाया और पूरी दुनिया में जिस संसार में अंधेरा होता था उसको चमका डाला निकोला टेस्ला ने। जी हाँ। और बल्ब की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिन्होंने डीसी करंट इन्होंने जरूर बनाई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए, इस इमेज से साफ पता चलता है कि एसी और डीसी के बीच में उसमें अमेरिका में जंग छिड़ गई थी कि थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में। और डीसी करंट का क्रेडिट जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को और एसी करंट का क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अल्बर्ट आइंस्टाइन की हम बात करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक फिजिस्ट थे, ये जब पैदा हुए थे तो हम सभी जानते ही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, यही तो वो कॉन्सेप्ट था कि जब इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया, इन्होंने कहा कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। अब 18th हम किस सेंचुरी में आ रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन डेट ऑफ बर्थ देखिए 1879 कि 19th सेंचुरी में ये साफ हो गया कि जितनी भी सारी चीज़ें हम 600 BC से पढ़ते आ रहे थे वो सच है, वो कुछ भी नहीं है। इन्होंने उनका नाम दे दिया कि वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इस तरह से जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। उसी तरह से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किसी भी सरफेस में आप मेटल सरफेस में लाइट ऐसे फॉल करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लो करेगा, और क्या करेगा? सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और यही तो वो कॉन्सेप्ट है आजकल सोलर एनर्जी में यूज़ होता है। जब सोलर पैनल में लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
तो फिर धीरे धीरे गाइस डिस्कवरी हुई आपकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के इनके नाम दिए गए। कुछ अन्य साइंटिस्ट भी आए जैसे जिनकी कंट्रीब्यूशन फिज़िक्स की वर्ल्ड में है, केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, जैसे जे थॉमसन। एन इंग्लिश फिजिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ईयर ऑफ 1897, है ना। इन्होंने उस पार्टिकल को कुछ भी नाम नहीं दिया, इन्होंने उनका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया। जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब धीरे धीरे यूगन गोल्ड्समैन ने जर्मन डिस्कवर्ड पार्टिकल, उसके बाद देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन न्यूजीलैंड बॉर्न ब्रिटिश डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड ए न्यूक्लियस इन 1911 में। फिर इन्होंने देखा कि क्या प्रोटॉन का मतलब क्या था। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन उस टाइम जो आपका पीरियोडिक टेबल में रखा गया, उसी के बेस पे उसका नाम रखा गया प्रोटॉन। एक तरह से पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो अपोजिट होगा उसका नाम प्रोटॉन रखा गया। जितने भी शब्द है ये सारे सारे आपके ग्रीक, लैटिन, इजिप्शियन, यूरोपियन कंट्री से आए हुए। उसके बाद हम सभी जानते हैं जेम्स चैडविक एन इंग्लिश डिस्कवर्ड ए न्यूट्रॉन इन ईयर 1932। ये डिस्कवरी कैसे हुई, देखिए जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, और जो एक शक्ति है, आत्मा है, पावर है, सोल है, इसको हमने जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। तो उसी तरह से कुछ केमिस्टों ने इन्होंने भी दिमाग लगाया कि एक जो एटम होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कांट बी ब्रोकन फर्दर, उसमें न्यूक्लियस होता है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। इन्होंने इस तरह से दिमाग लगाया कि उसके चारों तरफ क्या, इसी तरह की एनर्जी, इसी तरह की सोल, गॉड, आत्मा, पावर इस पार्टिकल में है, जिसके चारों ओर क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने न्यूक्लियस इस तरह से इसकी क्या की डिस्कवरी की कि आपका एक ऐसा पार्टिकल, आपका एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कांट बी ब्रोकन, माइक्रोस्कोपिंग है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है किसी पार्टिकल में। तो इतना पक्का कैसे है वो पार्टिकल, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है। जब जूम करके माइक्रोस्कोपी इसको देखा गया तो फिर उन्होंने एक तरह से ये पाया कि हम एक तरह से इसको इस तरह का नाम रखेंगे कि इसमें चारों तरफ क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस है और प्रोटॉन है। धीरे धीरे फिर हम 20th सेंचुरी में आ गए, 1932 के बाद 1947 में, और 1948 में क्या हुआ। कंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, इंसुलेटर के बारे में जब स्टीफन को अपने एक्सपेरिमेंट में पता चला। फिर धीरे धीरे 1947-48 में 20th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ सेमीकंडक्टर का। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है, हुज कनेक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा एलिमेंट जिसने मतलब तबाही मचा दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस फॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ, वो इसी की देन है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की देन है। जो हम टीवी देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की देन है। कंप्यूटर, इंटरनेट सब शुरुआत हुई 1947 के बाद। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम सभी जानते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आज की डेट में इस दुनिया में नहीं होते तो शायद हम फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो चिप इसके अंदर होती है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सारे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस से बने होते हैं। अब इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर ये किसने किया, देखिए पहले तो जानते ही ये शब्द कहाँ से आया। ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांस रजिस्टर, मीन्स ट्रांस कंडक्टेंस, और वेरिस्टर, वो बना आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस होता है चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इन्वेंटेड बाय जॉन वायर्डिन, वाल्टर ब्रेडेन, विलियम शॉकले। इन बेल लैब्स में उन्होंने 1948 में क्या किया, इसको डिस्कवर किया। फिर जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया, ट्रांजिस्टर हम सभी जानते ही है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब पी लेयर और एन लेयर सेमीकंडक्टर्स को जब एक दूसरे से डोप किया जाता है, इम्पोर्टीज़ को, पेंटावैलेंट इम्पोर्टीज़ और ट्राइवैलेंट इम्पोर्टीज़ को जब डोप किया जाता है, हम सभी जानते हैं उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। उसी से क्या बना, धीरे धीरे डायोड से रेजिस्टर, उस आपका थायरिस्टर से जीटीओ से एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, मॉसफेट, आईजीबीटी, जीटीओ, वीजीटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी। ये सारी रेवोल्यूशन फिर कहाँ से आई, 1947 के बाद आई। देखिए शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं,
हम 600 BC से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हम कहाँ पहुँच गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल से ही निकली हुई है, और जो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो भी इलेक्ट्रिकल से ही निकली हुई है। यूएसए में आप देखोगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पढ़नी, वो एक ही ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मतलब इन सब की मदर कौन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक ब्रांच है। अब कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन जब 1940 से 1976 तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांजिस्टर्स जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उन्होंने रेवोल्यूशन लाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। उसके बाद थर्ड जनरेशन में, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी आपका रहता है, आईसी चिप पर रहता है, उसमें भी क्या होता है अंदर डायोड। डायोड किससे बना है, ट्रांजिस्टर से। हट फिर के वही बात आ रही है, जड़ क्या है, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर है। फोर्थ जनरेशन में फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो चला हुआ है, ये सारे के सारे कहाँ से शुरू हुए आपके 1947 और 48 से हुए। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस जनरेशन में आपका क्या यूज़ किया गया, और जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इनकी मेमोरी कैपेसिटी और इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड। ओबीएस है फिफ्थ जनरेशन में जो प्रोसेसिंग की स्पीड होगी, अगर हम उसको कंपेयर फर्स्ट जनरेशन से करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू फिफ्थ जनरेशन। तो दोस्तों अब आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज या इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसी ने नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की हुई है। अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि उस समय हमारे ब्रह्मास्त्र से ही बिजली निकलती थी, आसमानी बिजली। वो बिजली वो तो उस समय जो है ये पहले से एग्जिस्ट करती थी जब से संसार बना, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में 600 BC बिफोर क्राइस्ट, 600 ईसा पूर्व थेल्स के एक्सपेरिमेंट से लेकर आज 2021 फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो देखी होगी तो आपके जो है माइंड की जो सेकेंडरी मेमोरी में सारी चीज़ें अच्छी तरह से फीड हुई होगी। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अच्छा आपको ये लेक्चर लगा होगा। सम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिजिक्स की फील्ड में ज़बरदस्त रहा, जैसे निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेजेंड्रो वोल्टा, एंड्रे मैरी एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर रहता है इनके नाम पे ही। इनके ऑनर, जैसे देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई जैसे कोई गवर्नमेंट का अगर हम उदाहरण लें, कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है, किसी अपने पुराने नेता के नाम पे चलाती है ना। जैसे अभी मोटेरा स्टेडियम की हम बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम रखा दिया गया नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, गुजरात, इंडिया। तो उसी तरह से आगे आगे कईयों ने जो है आपका करंट के यूनिट्स का नाम ही इस साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया, एम्पियर, है ना। या फिर कई बार खुद ही इन्होंने डिस्कवरी की होती है, जैसे जॉर्ज ओम ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे ओम्स लॉ दिया उन्होंने, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में। तो उन्होंने अपने नाम पे ही रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स दिया, जॉर्ज ओम्स। कुछ नाम बाद में आए, कुछ पहले आए। माइकल फेराडे, इनके नाम से ही फेराड नाम से ही कैपेसिटेंस का यूनिट रखा गया। ये देखिए जॉर्ज सीमन ओम, इनके नाम पे जो है ओम जो रेजिस्टेंस का यूनिट रखा गया। जोसेफ हेनरी के नाम पे इंडक्टेंस का यूनिट रखा गया। वर्नर वॉन सीमन, इनके नाम पे कंडक्टेंस का यूनिट रखा गया। उसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, इस तरह से। थॉमस एडिसन, ये तो बल्ब के आविष्कारक। बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विलियम गिलबर्ट, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया। तो गाइज़ ये वीडियो जो मैंने आप तक पहुंचाया, दिस इज़ हेयर कमलेश कुमार ठाकुर, फाउंडर एडनारा वर्ल्ड। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत ही मेहनत करके, काफ़ी रिसर्चेस करके ये इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई। तो अब लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की। अब आपको पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कहाँ से शुरू हुई थी। हर एक वैज्ञानिक का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन मेजरली जो हाईलाइट किया इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, माइकल फैराडे, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जनरेटर और मोटर का, एक तरह से प्रिंसिपल को उन्होंने रूबरू करवाया। निकोला टेस्ला ने फिर उनको ज़मीन पर उतारा। तो इस तरह से इन सब ग्रेट साइंटिस्टों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सबका हमारे साथ प्रेमपूर्वक हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।